हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट 2 ऑफ इनकम अंडर द हेड सैलरी। पार्ट 1 में हमने कुछ बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए, मीनिंग ऑफ सैलरी, अलाउंसेस, और अब हम डिस्कस करेंगे टैक्सेबिलिटी ऑफ परक्विजिट्स। परक्विजिट्स बेसिकली बेनिफिट्स इन काइंड given by employer to employee. These are benefits in kind. नॉर्मली इसमें कैश नहीं मिलता, कंपनी आपको फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है। तो फैसिलिटीज का अब हम वैल्यूएशन करना शुरू करेंगे। फैसिलिटीज का मतलब ये हुआ कि आपको पैसा नहीं मिल रहा पर मंथ, बल्कि आपको एम्प्लॉयर अलग से फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, फैसिलिटीज का वैल्यूएशन कैसे करेंगे, इसको हम एक बार वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो फैसिलिटीज के अंदर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारे पास आता है, दिस इज अकोमोडेशन फैसिलिटी। अकोमोडेशन फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय। एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को रहने के लिए मकान दिया। आप पहले ऑलरेडी हाउस एंड अलाउंस कर चुके हैं, तो हाउस एंड अलाउंस में आपको मकान के किराए के नाम के पैसे मिलते हैं, लेकिन अकोमोडेशन फैसिलिटी में आपको मकान के किराए के नाम का पैसा नहीं दिया, बल्कि एम्प्लॉयर ने आपको रहने के लिए मकान ही दे दिया। दिस इज अकोमोडेशन फैसिलिटी। अब यहां पर जो कैलकुलेशन है उसमें हमारे पास 3 बेसिक स्टेप्स हैं। नंबर 1, सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे वैल्यू ऑफ रेंट फ्री अनफर्निश्ड अकोमोडेशन, कि जो आपको मकान दिया गया वो विदाउट रेंट है, रेंट फ्री है, एज वेल एज अनफर्निश्ड है। तो यहाँ 2 कॉन्सेप्ट कौन कौन से आपके पास आते हैं। एक तो जो मकान दिया गया वो आपका रेंट फ्री है, और दूसरा जो मकान दिया गया वो अनफर्निश्ड है। तो पहले हम ये 2 एजम्पशंस लेकर कैलकुलेशन करेंगे। एक तो रेंट फ्री मकान है और दूसरा मकान कैसा है, फॉर एग्जाम्पल अनफर्निश्ड। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप होगा। उसके बाद अगर आपको मकान के साथ साथ फर्नीचर भी प्रोवाइड किया गया है, तो हम वैल्यू ऑफ रेंट फ्री अनफर्निश्ड अकोमोडेशन में जो फर्नीचर की टैक्सेबिलिटी है उसको प्लस कर देंगे। फर्नीचर की टैक्सेबिलिटी को प्लस करते ही ये क्या बन जाएगा आपका, रेंट फ्री फर्निश्ड अकोमोडेशन। पहले ये क्या था आपका, अनफर्निश्ड अकोमोडेशन। जैसे ही आपने फर्नीचर की वैल्यू को ऐड किया, इट विल बिकम रेंट फ्री फर्निश्ड। अब यदि ये रेंट फ्री नहीं है और एम्प्लॉयर ने आपसे मकान के बदले में कुछ रेंट चार्ज किया है, तो हम क्या करेंगे, जो भी रेंट, एनी रेंट पेड बाय एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर। यदि एम्प्लॉयर ने आपसे किसी प्रॉपर्टी का रेंट लिया है, मतलब फ्री नहीं है, बदले में आपसे रेंट चार्ज किया है, तो वो रेंट हम इसमें से माइनस करेंगे। तो रेंट को जैसे ही हम माइनस करेंगे तो हमारे पास ओवरऑल वैल्यू ऑफ अकोमोडेशन फाइंड आउट हो जाएगा। अब वो डिपेंड करता है क्वेश्चन में कि आपको कौन कौन सी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, विद फर्नीचर है, विदाउट रेंट है, या कुछ रेंट एम्प्लॉयर आपसे चार्ज करता है। दिस इज आल्सो कंसेशन इन द मैटर ऑफ रेंट। बेसिकली रेंट चार्ज करने से हमें क्या बेनिफिट हुआ, अगर हम वही हाउस रेंट पर लेते तो हमें ज़्यादा रेंट देना पड़ता, बट एम्प्लॉयर हमसे कम रेंट चार्ज कर रहा है। दिस इज कंसेशनल रेंट। क्या है आपका ये, कंसेशनल रेंट चार्ज बाय एम्प्लॉयर। तो 3 स्टेप्स मेन हुआ। नंबर 1 क्या निकालेंगे, रेंट फ्री अनफर्निश्ड अकोमोडेशन का वैल्यूएशन करेंगे। उसके बाद उसमें प्लस करेंगे फर्नीचर का वैल्यूएशन। तो हमारे पास क्या आएगा, वैल्यू ऑफ रेंट फ्री फर्निश्ड अकोमोडेशन, और फिर हम उसमें प्लस करेंगे एनी रेंट पेड बाय एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर। तो अल्टीमेटली हमारे पास अकोमोडेशन का जो टैक्सेबल अमाउंट है वो फाइंड आउट हो जाएगा। अब हम 1 बाय 1 दोनों स्टेप्स को डिस्कस करते हैं कि हाउ विल वी कैलकुलेट रेंट फ्री अनफर्निश्ड अकोमोडेशन की वैल्यू कैसे निकालेंगे, एंड हाउ विल वी कैलकुलेट वैल्यू ऑफ फर्नीचर।
ओके, कंटिन्यू करते हैं इस कॉन्सेप्ट को। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हाउ विल वी फाइंड आउट वैल्यू ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन, रेंट फ्री अनफर्निश्ड अकोमोडेशन। अगर जो मकान दिया गया वो रेंट फ्री है, विदाउट फर्नीचर है, तो उसका हम वैल्यूएशन कैसे करेंगे। तो उसमें हमारे पास दो कैटेगरी मेनली होता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का डिफरेंट रूल है और एनी अदर एम्प्लॉय, एनी अदर मीन्स नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय का आपका डिफरेंट रूल है। तो हम इसको दो पॉइंट पर से डिस्कस करेंगे कि अगर ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो क्या टैक्सेबिलिटी होगी, और व्हेन अगर ये नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो क्या टैक्सेबिलिटी होगी। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय में इजी है, कोई कैलकुलेशन हमें करना नहीं होता। अमाउंट स्पेसिफाइड बाय द गवर्नमेंट ने जो भी अमाउंट स्पेसिफाइड किया हुआ है वही आपका वैल्यू ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन माना जाएगा। इसमें हमें अलग से कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है। ये लाइसेंस फीस के नाम से लिखा होता है क्वेश्चन में कि लाइक जो उसका फीस है जो गवर्नमेंट ने तय किया है वही उसका वैल्यू ऑफ रेंट फ्री अनफर्निश्ड अकोमोडेशन माना जाएगा। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय का अगर क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो हमें कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है, स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको अमाउंट स्पेसिफाइड बाय द गवर्नमेंट क्वेश्चन में गिवन होगा। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है एनी अदर एम्प्लॉय, माने अदर देन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। तो एनी अदर एम्प्लॉय में थोड़ा सा कैलकुलेशन हमारा ज़्यादा होगा, तो हम इसको वन बाय वन देखते हैं कि क्या हमारे लिए कैलकुलेशन है। सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि जो आपको मकान दिया गया वो एम्प्लॉय का अपना है या उसने आपको कहीं से रेंट पर अरेंज करके दिया है। तो हमारे पास दो सिचुएशन है इसमें। फर्स्ट इज कि जो मकान दिया गया वो ओन्ड बाय एम्प्लॉयर है, या जो मकान आपको दिया गया दिस इज नॉट ओन्ड बाय एम्प्लॉयर। तो दो डिफरेंट कैलकुलेशन है, इनको बड़े ध्यान से आपको समझना है क्योंकि हल्का सा इसमें कंफ्यूजन रहता है स्टूडेंट्स को। तो बहुत आराम से आप इसको देखिए, कोई जल्दी नहीं है। आपको ये पॉइंट बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन किया हुआ है तो आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। एक बार ध्यान से देखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखा कि जो हाउस आपको दिया गया वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को दिया गया या एनी अदर मीन्स नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को। गवर्नमेंट एम्प्लॉय को दिया गया तो हमें कोई कैलकुलेशन नहीं करना होता, क्वेश्चन में आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड अमाउंट गिवन होगा। और अगर यही हाउस हम नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को देते हैं तो वहाँ हमारे पास दो सिचुएशन आएगा। हमें देखना पड़ेगा कि जो मकान दिया गया वो ओन्ड बाय एम्प्लॉयर है या एम्प्लॉयर ने वो मकान आपको कहीं से रेंट पर अरेंज करके दिया है। अगर ओन्ड बाय एम्प्लॉयर है तो और थोड़ा आगे बढ़ेंगे, फिर हम देखेंगे कि जहां आपको मकान दिया गया रहने के लिए, अकोमोडेशन प्रोवाइड किया गया, उस एरिया का पॉपुलेशन कितना है एज पर 2001 सेंसस। जो जनसंख्या का पॉपुलेशन का सेंसस किया जाता है, सेंसस मीन्स पॉपुलेशन की गिनती की जाती है कि किस एरिया में कितना पॉपुलेशन है। तो 2001 सेंसस माने 2001 में जो सेंसस किया गया था, जनसंख्या का जनगणना किया गया था, उस पॉपुलेशन उस जनगणना के अनुसार उस एरिया का पॉपुलेशन कितना है जहां आपको रहने के लिए अकोमोडेशन मकान दिया गया। तो अगर वहां का पॉपुलेशन 25 लाख से ज़्यादा है तो आपकी सैलरी का 15% अमाउंट टैक्सेबल होगा। माने जो आपकी सैलरी है, अब सैलरी का मीनिंग हम डिस्कस करेंगे अभी, पर फर्स्ट ऑफ ऑल जो स्लैब है इसको हम एक बार क्लियर करते हैं। यदि पॉपुलेशन उस एरिया का 25 लाख से ज़्यादा है सो वी विल टेक 15% ऑफ सैलरी। अगर पॉपुलेशन सिटी का 10 लाख मोर देन 10 लाख है बट अप टू 25 लाख, इसका मतलब क्या हुआ, 25 लाख या उससे कम है लेकिन 10 लाख से ज़्यादा है एज पर 2001 सेंसस। तो 15% की बजाय हम 10% का अमाउंट लेकर चलेंगे। और यदि पॉपुलेशन 10 लाख तक है, माने 10 लाख या उससे कम, तो हम कितना लेंगे, सैलरी का 7.5%। तो तीन हमारे पास बेसिक कैलकुलेशन यहाँ पर आया कि हमें देखना है
कि जहां आपको मकान दिया गया वहां का पॉपुलेशन कितना है। और इसी केस में अगर हम थोड़ा सा और इसको देखें तो बाय डिफॉल्ट अगर क्वेश्चन में पॉपुलेशन आपको मेंशन नहीं है, बाय डिफॉल्ट अगर पॉपुलेशन आपको नहीं पता, तो हम अबव 25%, अबव 25 लाख माने 15% लेकर चलेंगे। तो बाय डिफॉल्ट टेक 15% इफ population not mentioned in question। अगर क्वेश्चन में आपको पॉपुलेशन नहीं पता तो हम 15% लेकर चलेंगे, और अगर पॉपुलेशन गिवन है एज पर 2001 सेंसस 25 लाख से ज़्यादा है तो 15%, 10 लाख तक है, 10 लाख से ज़्यादा है बट नॉट एक्सीडिंग 25 लाख, 25 लाख तक भी होगा तो भी 10%, अप टू 25 लाख। अप टू का मतलब होता है 25 लाख या उससे कम, लेकिन 10 लाख से ज़्यादा है तो कितना लेंगे आप, सैलरी का 10%। और अगर पॉपुलेशन अप टू 10 लाख है माने 10 लाख से भी कम है उस एरिया का पॉपुलेशन, तो हम कितना लेंगे, सैलरी का 7.5%। तो बहुत इजी है, अगर हम इसको सिंपली लैंग्वेज में यूज करें, मोर देन 25 लाख 15%, 10 लाख से ज़्यादा है बट नॉट एक्सीडिंग 25 लाख देन 10%, और अगर 10 लाख से भी कम है तो जैसे जैसे एरिया का पॉपुलेशन कम होता जा रहा है हमारी परसेंटेज भी डाउन होती जा रही है। और अगर पॉपुलेशन मेंशन ना हो तो हम कितना लेंगे, सैलरी का 15%। ये जो 15% निकल के आएगा दिस इज योर टैक्सेबल अमाउंट। तो ये हमने डिस्कस किया कि जो आपको मकान दिया गया वो एम्प्लॉयर का अपना नहीं है, वो एम्प्लॉयर का अपना है और वो आपको प्रोवाइड किया गया। बट यदि वो नॉट ओन्ड अकोमोडेशन है, नॉट ओन्ड मतलब कि जो मकान दिया गया वो एम्प्लॉयर का अपना नहीं है बल्कि उसने भी कहीं से आपको रेंट पर अरेंज करके दिया है। सो इन दिस केस पॉपुलेशन नॉट कंसिडर्ड, हम पॉपुलेशन को नहीं देखेंगे, पॉपुलेशन नॉट कंसिडर्ड, हमें पॉपुलेशन को नहीं देखना है। और एक्चुअल रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर, उस मकान का जो भी एम्प्लॉयर ने रेंट दिया वो, और सेकंड अमाउंट क्या होगा आपका, 15% ऑफ सैलरी। क्या लेंगे, 15% ऑफ सैलरी विच एवर इज लेस, जो दोनों में कम है वो हमें लेकर चलना है। यहां पे ध्यान रखिए, और है माने रेंट पेड और 15% ऑफ सैलरी जो दोनों में कम है, विच एवर इज लेस, जो दोनों में छोटा अमाउंट है, दिस इज योर टैक्सेबल अमाउंट, विच एवर इज लेस इज टैक्सेबल। ये कब लगेगा केस, मैन जो मकान दिया गया वो एम्प्लॉयर का अपना नहीं है, उसने आपको कहीं से रेंट पर लेकर दिया है। तो हमें पॉपुलेशन से मतलब नहीं है, हम क्या देखेंगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड एक्चुअल रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर और 15% ऑफ सैलरी जो दोनों में कम है, विच एवर इज लेस इज टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्विजिट। तो एक बार दोबारा से देखते हैं पूरे डिस्कस को। यदि ये रेंट फ्री या फर्निश्ड अकोमोडेशन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिला है तो हमें कोई कैलकुलेशन नहीं करना, जो भी अमाउंट गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई किया वही अमाउंट आपका टैक्सेबल होगा। और यदि एनी अदर एम्प्लॉय, ये अकोमोडेशन नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिला है तो हमें देखना पड़ेगा कि जो आपको मकान दिया गया वहाँ का पॉपुलेशन कितना है। अगर उस एरिया का पॉपुलेशन, सबसे पहले हमें क्या देखना पड़ेगा कि जहाँ मकान दिया गया वो ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर है या उसने भी कहीं से आपको रेंट पर अरेंज करके दिया है। अगर ओन्ड बाय एम्प्लॉयर है तो हमें फिर देखना पड़ेगा कि उस एरिया का पॉपुलेशन कितना है। अगर पॉपुलेशन मोर देन 25 लाख है देन 15% ऑफ सैलरी, लेकिन मोर देन 10 लाख बट लेस देन 25 लाख है, और लेस देन और इक्वल टू 25 लाख, मोर देन 10 लाख बट अप टू 25 लाख, अप टू माने 25 लाख या उससे कम लेकिन 10 लाख से ज़्यादा है तो 10%, और 10 लाख या उससे कम है तो 7.5%।
अगर क्वेश्चन में पॉपुलेशन मेंशन नहीं है तो हम कितना लेंगे, 15% ऑफ सैलरी। नाउ नॉट ओन है तो हमें पॉपुलेशन को नहीं देखना है, स्ट्रेट फॉरवर्ड रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर और 15% ऑफ सैलरी विच एवर इज लेस इज टैक्सेबल। तो ये हमने डिस्कस किया कि कैसे हम अकोमोडेशन का वैल्यूएशन कैलकुलेट करेंगे। अब यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट और है, सबसे पहले हमें वही देखना है, दिस इज सैलरी, कि भाई सैलरी जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो सैलरी के अंदर क्या क्या चीज़ें हम ऐड करके चलेंगे। दिस इज मीनिंग ऑफ सैलरी फॉर द पर्पज ऑफ अकोमोडेशन। जैसे आपने देखा था कि भाई हमने हाउस रेंट अलाउंस फाइंड आउट किया था, तो उसमें क्या क्या आया था हमारा, बेसिक सैलरी, डीएनएस अलाउंस का फॉर्मिंग पार्ट फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट प्लस कमीशन। लेकिन यहाँ पर जो मीनिंग ऑफ सैलरी है वो थोड़ा सा वाइड है। सैलरी के अंदर वी विल इंक्लूड ऑल मॉनेटरी बेनिफिट्स। एम्प्लॉयर को जो भी मॉनेटरी बेनिफिट्स मिल रहे हैं उन सभी को लिया जाएगा अप टू टैक्सेबल पोर्शन, टैक्सेबल अमाउंट। उन सभी मॉनेटरी बेनिफिट्स का जो टैक्सेबल पोर्शन है वहां तक का अमाउंट लिया जाएगा, बट डज नॉट इंक्लूड, क्या चीज इंक्लूड नहीं करेंगे, डीएनएस अलाउंस का नॉट फॉर्मिंग पार्ट इंक्लूड नहीं होगा और दूसरा प्रोविडेंट फंड इंक्लूड नहीं होगा। अगर मैं इसको थोड़ा सा और डिटेल करूं तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें क्या क्या लेना है, हर महीने का बेसिक सैलरी लेना पड़ेगा आपको, बेसिक प्लस डीएनएस अलाउंस, इफ मतलब जो उसका रिटायरमेंट बेनिफिट वाला पार्ट है, प्लस ऑल अलाउंसेस और अदर अलाउंसेस, डीएनएस तो हम लिख चुके हैं, ऑल अदर अलाउंसेस अप टू टैक्सेबल पोर्शन। और इसके अलावा कोई और मॉनेटरी बेनिफिट लाइक कमीशन, बोनस, किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको पैसे के रूप में एम्प्लॉयर से कुछ भी प्रोवाइड होता है तो उसमें जितना पोर्शन टैक्सेबल है वो सारा लिया जाएगा, एक्सेप्ट प्रोविडेंट फंड वैसे भी मनी के रूप में प्रोवाइड नहीं होता। इसका बेनिफिट कब मिलता है आपको, टाइम ऑफ रिटायरमेंट पर, और डीए का नॉट फॉर्मिंग। तो इसी डेफिनेशन को हम शॉर्टकट में क्या बोलेंगे, सभी कुछ लेंगे जो भी आपको इन टर्म्स ऑफ मनी प्रोवाइड हुआ उसका टैक्सेबल पोर्शन, लेकिन क्या नहीं लेंगे, डीएनएस अलाउंस जो नॉट फॉर्मिंग है और साथ में प्रोविडेंट फंड। बहुत ध्यान से समझने की आवश्यकता है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि सैलरी के अंदर क्या क्या चीजों को इंक्लूड किया जाएगा। सैलरी इंक्लूड ऑल मॉनेटरी पेमेंट्स अप टू टैक्सेबल पोर्शन बट डज नॉट इंक्लूड ऑल दिस। यहां पर एक पॉइंट मैंने ग्रैस्प किया क्योंकि मुझे आपको पहले जो सैलरी का मीनिंग है वो क्लियर करना था, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब यहां पे एक क्लॉज और आता है, छोटा सा पॉइंट है अकोमोडेशन का, जो हमने पहले अभी डिस्कस किया था, वो हम देख चुके हैं कि भाई आपको मकान दिया गया, आप नॉर्मली जॉब करते हैं, आपको रहने के लिए मकान दिया गया। कई बार क्या होता है कि आपकी शिफ्टिंग हो गई और एम्प्लॉयर के पास आपको देने के लिए मकान अभी अवेलेबल नहीं है अकोमोडेशन, सो फॉर द टाइम बीइंग उसने आपको होटल में स्टे करा दिया। तो वहां पे हमारा कैलकुलेशन होता है होटल अकोमोडेशन। अकोमोडेशन प्रोवाइडेड इन अ होटल will not be taxable perquisite if the following two conditions are fulfilled, क्योंकि ये टेम्पोररी बेसिस पे होता है। तो हम ये मानते हैं कि फॉर द टाइम बीइंग, क्योंकि एम्प्लॉयर आपको अभी अकोमोडेशन नहीं दे पा रहा है तो उसने आपको होटल में स्टे करा दिया, तो टैक्सेबिलिटी नहीं आएगी, विल नॉट बी टैक्सेबल। यदि माने मेन वर्ड क्या है, विल नॉट बी टैक्सेबल, टैक्सेबल नहीं होगा। कब टैक्सेबल नहीं होगा, दिस अमाउंट इज नॉट टैक्सेबल, टैक्सेबल नहीं होगा यदि पीरियड ऑफ अकोमोडेशन जो होटल में आपको प्रोवाइड किया गया डज नॉट एक्सीड फॉर 15 डेज, उसका जो टाइम है वो 15 डेज से ज्यादा नहीं है।
माने छोटे समय के लिए आपको उसमें प्रोवाइड किया गया। सच अकोमोडेशन हैज बीन प्रोवाइडेड ऑन द ट्रांसफर ऑफ द एम्प्लॉय। और क्यों प्रोवाइड किया गया? क्योंकि आपका ट्रांसफर किया गया फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो अगर ये सिचुएशन आती है, दोनों बातें, कि जो प्रोवाइड किया गया उसका टाइम ड्यूरेशन 15 डेज से कम है, और दूसरा प्रोवाइड क्यों किया गया? क्योंकि आपका ट्रांसफर हो गया, तो उसकी टैक्सेबिलिटी 15 डेज तक नहीं होगी। लेकिन अगर फॉर द फर्स्ट 90 डेज ऑफ ट्रांसफर वेयर अकोमोडेशन इज प्रोवाइडेड बोथ एट, लेकिन आफ्टर 15 डेज, जैसे ही डेज क्रॉस करेंगे आपकी टैक्सेबिलिटी शुरू हो जाएगी एज अ नॉर्मल अकोमोडेशन। आफ्टर 15 डेज considered as accommodation provided by taking on rent by, भाई सीधी बात है, 15 डेज तक तो इनकम टैक्स वाले भी कहते हैं चलो कोई बात नहीं, ट्रांसफर हुआ तो कंपनी या एम्प्लॉयर आपको इमीडिएट नहीं दे पाया अकोमोडेशन, लेकिन जैसे ही 15 डेज एक्सपायर होंगे तो इनकम टैक्स वाले बोलते हैं 15 डेज इज सफिशिएंट टाइम, 15 डेज हमने आपको दिए, उसके बाद यदि वो नहीं होता है तो हम इसको ऐसे मानेंगे कि एम्प्लॉय को मकान या होटल दिया गया, और क्योंकि एम्प्लॉय उसका रेंट पे कर रहा है, किराया पे कर रहा है उस जगह का, होटल का, तो दिस इज योर टैक्सेबल अमाउंट फॉर द फर्स्ट 90 डेज ऑफ ट्रांसफर। अगर 90 डेज भी क्रॉस कर जाता है और एम्प्लॉयर के पास जो वेयर अकोमोडेशन इज प्रोवाइडेड बोथ एट एग्जिस्टिंग प्लेस ऑफ वर्क एंड इन न्यू प्लेस, जो पहले वाला प्लेस था वहां भी अकोमोडेशन है और नए प्लेस पर भी अकोमोडेशन रखा गया है, द अकोमोडेशन विच हैज लोअर वैल्यू शैल बी टैक्सेबल। तो जिस अकोमोडेशन की वैल्यू छोटी होगी वही लिया जाएगा, नॉट आफ्टर दिस। आफ्टर 90 डेज बोथ अकोमोडेशन शैल बी, तो 90 डेज तक तो छूट है कि जहां आपका पहले मकान था वो, और जो ट्रांसफर होने के बाद दूसरे प्लेस पर आपको हाउस दिया गया वो, उसमें जिस जगह का वैल्यूएशन कम होगा वो आपकी सैलरी में टैक्सेबल होगा। बट आफ्टर 90 डेज बोथ प्लेसेस आर, बोथ अकोमोडेशन शैल बी योर टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्विजिट। अब हम इसका एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। तो मैंने आपको इसका बेसिक बताया, नाउ वी विल डिस्कस एग्जाम्पल। एग्जाम्पल्स पे जाने से पहले एक बार फिर हम देख लेते हैं। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं तो लाइसेंस फीस स्पेसिफाइड बाय द गवर्नमेंट, और अगर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो अगर ओन्ड है तो पॉपुलेशन को देखना है, 25 लाख 15%, 10 से 25, 10%, 10 से कम 7.5%, और अगर ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर है तो रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर और 15% ऑफ सैलरी विच एवर इज लेस। नाउ अब हम एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं, एक बार देखते हैं एग्जाम्पल क्या है। सपोज कर लीजिए आपका जो बेसिक सैलरी है दिस इज 50,000 पर मंथ, मेडिकल अलाउंस 2,000 पर मंथ, डियरनेस अलाउंस 4,000 पर मंथ, 75% of which are forming part for retirement benefits. Bonus rupees 40,000 employer provide accommodation facility. Calculate taxable value of accommodation in following cases. तो सबसे पहले हमें इसमें देखना पड़ेगा कि भाई अकोमोडेशन के लिए हमारा मीनिंग ऑफ सैलरी क्या है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि सैलरी में हम वो सभी मॉनेटरी बेनिफिट्स लेंगे जो हमारे टैक्सेबल हैं। तो एक तो हमारे पास मीनिंग ऑफ सैलरी में बेसिक सैलरी आ गया, दिस इज 50,000। तो आपका जो बेसिक है वो हो गया आपका 50,000 मल्टीप्लाइड बाय 12। ईयरली कैलकुलेशन करना बेटर होता है क्योंकि कुछ डाटा हमें जिस समय आपको एकोमोडेशन प्रोवाइड किया गया, जो बेनिफिट्स हैं, जो मॉनेटरी बेनिफिट्स हैं, वो उसी समय के लिए जाएंगे। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोनस की बात करता हूं तो हम यहां मान के चलते हैं
कि अकोमोडेशन प्रोवाइड किया गया तो बोनस भी उसी समय मिला है। अब सपोज कर लीजिए आपको 10 महीने का प्रोवाइड किया गया अकोमोडेशन, लेकिन बोनस उसके बाद के 2 महीने में मिला या उन 10 महीने में बोनस नहीं मिला तो बोनस नहीं लिया जाएगा। माने उन जिस टाइम पीरियड में आपको अकोमोडेशन प्रोवाइड किया गया, बेनिफिट भी उसी टाइम पीरियड के हमें लेने हैं। तो हमने इसको ईयरली बेस पर कैलकुलेशन किया। तो सबसे पहले हमारे पास आया बेसिक सैलरी, उसके बाद हमने इसमें प्लस किया बोनस, क्योंकि बोनस तो आपको बोनस से पहले हमारे पास अभी आता है बेसिक सैलरी के बाद मेडिकल अलाउंस। तो ये और मेडिकल अलाउंस कितना है 4000 पर मंथ। अगेन 4000 मल्टीप्लाइड बाय 12 तो इट विल बिकम 48,000 प्लस डीएनएस अलाउंस का फॉर्मिंग पार्ट 4000 का 75%, दिस इज 3000 is for DNS allowance into 12 become 36,000 plus bonus which is 40,000। तो ये सारे हमने बेनिफिट्स लिए, इन सबको ऐड करके जो अमाउंट आएगा वो हमें लेकर चलना है फॉर कैलकुलेशन ऑफ अकोमोडेशन। तो एक बार देखते हैं कितना कैलकुलेशन आया। ये 6,48,000, 36,000 और बोनस 40,000 कितना होता है देखिए प्लीज। $7,24,000, 7,24,000 रुपये का आपका फिगर आएगा। एक बार इसको चेक कर लीजिए प्लीज। 6 लाख प्लस 40 लाख, 6,48,000 प्लस 36, 58, 68, 78, 6,84,000 प्लस 40,000, then 7,24,000 is the meaning of salary for accommodation calculation। अब हम केस 1 की बात करते हैं। केस 1 में ये बोलता है कि ये गवर्नमेंट एम्प्लॉई है और सपोज कर लीजिए क्वेश्चन में गिवन होता है वैसे आपको अमाउंट स्पेसिफाइड बाय द गवर्नमेंट इज ₹5,000 पर मंथ। सपोज क्वेश्चन में गिवन है कि जो अमाउंट स्पेसिफाइड बाय द गवर्नमेंट है दिस इज 5,000 पर मंथ। तो सिंपली 5,000 multiplied by 12 your taxable amount is 60,000। तो 60,000 रुपए आपका टैक्सेबल हो जाएगा। केस 2 नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, अकोमोडेशन इन अ सिटी हैविंग पॉपुलेशन 20 लाख। क्योंकि 20 लाख का पॉपुलेशन है तो 10 लाख से ज़्यादा है लेकिन 25 लाख से कम है, तो हम निकालेंगे 10% of salary। and what is the meaning of salary? 7,24,000। तो 7,24,000 का हमने 10% फाइंड आउट किया, दिस इज 72,400 योर टैक्सेबल अमाउंट ऑफ accommodation, your taxable amount of accommodation। थर्ड केस में नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई है और पॉपुलेशन सिटी का 9 लाख है, तो 9 लाख का मतलब हो गया हमें क्या लेना पड़ेगा 7.5% ऑफ 7,24,000। 7,24,000 का हम 7.5% कैलकुलेशन करेंगे। सो वी नीड कैलकुलेटर फॉर दिस पर्पस एंड देखते हैं कैलकुलेटर करते हैं, लेट्स सी। तो एज पर कैलकुलेशन दिस इज योर 7,24,000 multiplied by 7,24,000 multiplied by
7.5 is 0.075. This is 54,300. कितना आया? Your 54,300 taxable. In fourth case, he is non-government. बस खाली आपको non-government गिवन है, population मेंशन नहीं है. तो हमने आपके साथ डिस्कस किया था कि जब पॉपुलेशन ना हो, सो वी विल टेक बाय डिफॉल्ट 15% ऑफ सैलरी, देन 15% ऑफ 7,24,000 इक्वल टू 72,400. In fifth case, he is non-government employee. Non-government and employer paid rent 5,000 per month. माने employer ने रेंट पर इसको हाउस लेकर दिया है. तो when taken on rent, तो दो अमाउंट हमें फाइंड आउट करने पड़ते हैं. पहला 15% ऑफ सैलरी इक्वल टू कितना आएगा, हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं. 15% ऑफ सैलरी इज 7,24,000. 15% of salary equal to 7,72,400, and your second amount कितना होगा? Second amount is rent paid by employer. Rent is 5,000 multiplied by 12 equal to 60,000. अब इन दो फिगर्स में विच एवर इज लेस, तो हमारी छोटी फिगर कौन सी है? विच एवर इज लेस, देन योर स्मॉल फिगर आंसर इज कितना होगा? विच एवर इज लेस. जो आपकी इन दोनों में छोटी फिगर है, तो 72,400 इज वन ऑफ योर फिगर, और सेकंड आया आपका 60,000. देन विच एवर इज लेस के रूल के अकॉर्डिंग कितना हुआ आपका? 60,000. तो इस टाइप से हमने 5 केसेस को वन बाय वन डिस्कस किया. एक बार फिर देखते हैं, क्योंकि पहले केस में ये हमारे पास ही इज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड अमाउंट स्पेसिफाइड बाय गवर्नमेंट ₹5,000 पर मंथ. तो 5,000 multiplied by 12 equal to 60,000. In second case, non-government employee and accommodation in a city having population 20 lakh. अब क्योंकि population 25 लाख से कम है और 10 लाख से ज़्यादा है, तो क्या लेना पड़ेगा आपको? 10% of salary. And your meaning of salary is 7,24,000 become 72,400. In third case, he is non-government and accommodation in a city having population 9 lakh, जो कि 10 लाख से कम है. तो थर्ड केस में हम लेंगे 7.5% ऑफ सैलरी विच इज इक्वल टू 54,300. चौथे पॉइंट में ही इज अ नॉन गवर्नमेंट एंड पॉपुलेशन आपको मेंशन नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट हमें कितना लेना होता है? 15% ऑफ सैलरी. फोर्थ केस में वो नॉन गवर्नमेंट है एंड एम्प्लॉयर पेड रेंट ₹5,000 पर मंथ. अब इस केस में एम्प्लॉयर ने इसको अकोमोडेशन रेंट पर लेकर दिया है. तो हम देख चुके हैं कि रेंट पर अगर होता है तो हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ता है? एक्चुअल रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर और 15% ऑफ सैलरी, जो दोनों में कम है. तो इस केस में एक्चुअल रेंट आपका 60,000 है और 15% ऑफ सैलरी 72,400, विच एवर इज लेस 60,000. तो ये हमारा टैक्सेबल वैल्यू ऑफ एकोमोडेशन हमने फाइंड आउट किया. सो आई फील दैट आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा. तो अभी जो हमारे पास स्टेप था उसमें हमने कैलकुलेशन किया कि भाई कैसे हम रेंट फ्री अनफर्निश्ड अकोमोडेशन का कैलकुलेशन करेंगे. होटल का पॉइंट गिवन है बट मोस्ट प्रोबेबली ये नहीं आता, नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से कम आता है. फिर भी आप देख सकते हैं इसको, तो आप इसको एक बार चेक कर लीजिएगा. नाउ
इसके लिए आपको हम क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड करते हैं अपने पास से। क्वेश्चन बैंक में आपको हमारे पास से बहुत लॉट ऑफ क्वेश्चंस मिलते हैं विद सॉल्यूशंस, और जो भी उनके आंसर्स हैं वो आपको डिस्कस किए जाएंगे। तो आप हमसे कांटेक्ट करके, हमें लॉगिन करके अपना ईमेल हमें प्रोवाइड कर सकते हैं और हम आपको उसका क्वेश्चन बैंक देंगे। नेक्स्ट स्टेप अगर हम शुरू से देखें तो हमारे पास जो एकोमोडेशन में कैलकुलेशन थी उसमें पहला स्टेप था वैल्यू ऑफ रेंट फ्री अनफर्निश्ड अकोमोडेशन, जो हमने फाइंड आउट कर लिया। सेकंड स्टेप हमारे पास आता है वैल्यू ऑफ फर्नीचर। अब ये बहुत आसान कॉन्सेप्ट है। वैल्यू ऑफ फर्नीचर में हमें कोई खास बड़ी कैलकुलेशन नहीं करना होता, बहुत सिंपल कैलकुलेशन है। वैल्यू ऑफ फर्नीचर कि भाई आपको जो एम्प्लॉयर ने रहने के लिए मकान दिया उस मकान में फर्नीचर भी ऑलरेडी इंक्लूडेड है। तो कैसे करेंगे? बहुत इजी है। इफ ओन्ड बाय, तो अब हमें देखना पड़ता है कि जो फर्नीचर दिया गया वो एम्प्लॉयर का अपना है या फर्नीचर भी उसने कहीं से आपको रेंट पर लेकर दिया। इफ ओन्ड बाय एम्प्लॉयर मीन्स जो फर्नीचर है वो एम्प्लॉयर का अपना है। जो भी आपको मकान के साथ फर्नीचर दिया गया वो क्या है? एम्प्लॉयर का अपना फर्नीचर है। तो बहुत इजी, 10% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ सच फर्नीचर, माने उस फर्नीचर की कॉस्ट का 10% पर एनम के अकॉर्डिंग जो अमाउंट आएगा वो हम वैल्यू ऑफ फर्नीचर मानकर चलेंगे। जैसे आपको 1 लाख रुपए का फर्नीचर प्रोवाइड किया गया फॉर एग्जाम्पल, तो हमने क्या किया? 1 लाख का 10% फाइंड आउट किया, तो योर टैक्सेबल अमाउंट इज ₹10,000 पर एनम। ये बात ध्यान रखना है। अगर मकान आपको पूरे साल के लिए ना होकर कुछ महीनों के लिए प्रोवाइड किया गया है तो हमें इस पर एनम फिगर को मंथ्स वाइज रिड्यूस करना पड़ेगा। सेकंड केस, इफ हायर्ड फ्रॉम थर्ड पार्टी। हायर्ड फ्रॉम थर्ड पार्टी का मतलब है कि वो जो फर्नीचर है वो एम्प्लॉयर का अपना नहीं है, बल्कि उसने आपको कहीं से रेंट पर अरेंज करके प्रोवाइड किया। तो बहुत ही इजी, एक्चुअल हायर चार्जेस पेड बाय एम्प्लॉयर। उस मकान का एम्प्लॉयर ने जो एक्चुअल हायर चार्जेस पे किया, जो रेंट पे किया, सॉरी उस मकान का नहीं, उस फर्नीचर का जो आपको एक्चुअल हायर चार्जेस पेड किया, वही अमाउंट आपकी सैलरी में, वही अमाउंट एज अ वैल्यू ऑफ फर्नीचर मानकर अकोमोडेशन फैसिलिटी में प्लस हो जाएगा। तो बहुत ही ईजी है। अगर ओन्ड फर्नीचर है तो उसकी ओरिजिनल कॉस्ट का 10% पर एनम से अमाउंट टैक्सेबल होगा, और अगर उस एम्प्लॉयर का ओन्ड नहीं है, टेकन हायर फ्रॉम थर्ड पार्टी, तो जो भी हायर चार्जेस माने उसका जो रेंट पे किया है, हायर चार्जेस आल्सो कॉल्ड रेंट, कि फर्नीचर का जो किराया दिया है एम्प्लॉयर ने वो हम ले लेंगे और उसको हम ऐड कर देंगे। कहाँ ऐड कर देंगे? जो हमने स्टार्टिंग में पॉइंट किया था ना, यहाँ पर दिस वन। भाई अभी हमने शुरू में क्या निकाला था? वैल्यू ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन। तो ये जो वैल्यू ऑफ फर्नीचर वाली अमाउंट है, इस प्लेस पर वो फिगर हमारी ऐड हो जाएगी। जो भी वैल्यू ऑफ फर्नीचर आएगा डिपेंड करता है कि दिस इज ओन्ड और नॉट ओन्ड, उसके अकॉर्डिंग ही हम उसका वैल्यूएशन फाइंड आउट करेंगे। यहाँ फर्नीचर की वाइड डेफिनेशन है। नॉर्मली ये जो फर्नीचर है वो डोमेस्टिक फर्नीचर है जो आप अपने रेजिडेंस पर यूज कर रहे हैं। टेलीविजन सेट, रेडियो, रेफ्रिजरेटर, ये सब भी फर्नीचर की डेफिनेशन में माने जाएंगे। माने फर्निश्ड हाउस, अदर हाउस होल्ड एप्लायंसेस, एयर कंडीशनिंग प्लांट और इक्विपमेंट। माने नॉर्मली जो हाउस होल्ड एप्लायंसेस हैं वो सारे ही हमारे फर्नीचर की डेफिनेशन में आएंगे जो आपको अकोमोडेशन के साथ प्रोवाइड किए गए। तो बहुत ही इजी पॉइंट था ये। और लास्ट में हमने आपको बताया कि 2 कैलकुलेशन हमारे हो गए। पहला कैलकुलेशन हमने किया वैल्यू ऑफ रेंट फ्री अनफर्निश्ड, साथ में फर्नीचर का ऐड किया, और फिर हमारा अमाउंट क्या है? वैल्यू ऑफ रेंट फ्री फर्निश्ड अकोमोडेशन। और फिर उसमें से यदि कोई एम्प्लॉई से अमाउंट चार्ज किया गया है, एनी रेंट पेड बाय एम्प्लॉई टू एम्प्लॉयर, उसको हम उसमें से लेस कर देंगे, तो हमारा जो फाइनल आंसर है वो फाइंड आउट हो जाएगा। एक बार फिर देखते हैं।
हमारे पास जो कैलकुलेशन था वो हमने देखा कि भाई गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में क्या टैक्सेबिलिटी है, अकोमोडेशन का अनफर्निश्ड, रेंट फ्री, नॉन गवर्नमेंट का क्या है, इसका एग्जाम्पल हम कर चुके हैं ऑलरेडी। उसके बाद हमने देखा कि भाई फर्नीचर तो बहुत ही ईजी पॉइंट था कि भाई ओन्ड है तो कॉस्ट का 10% प्लस कर दो, नॉट ओन्ड है तो रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर प्लस कर दो। अब हम वो जो हमने अभी एग्जाम्पल किया था उसमें अगर हम इस पॉइंट को मर्ज करें तो कैसा रहेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे फर्स्ट केस में अगर ये क्वेश्चन, या मैं इसको ऐसे बोलता हूं कि फर्स्ट केस में अगर ये विद फर्नीचर है एंड विद फर्नीचर एंड कॉस्ट ऑफ फर्नीचर रुपीज 1 लाख, सो हाउ मच अमाउंट इज टैक्सेबल। तो ये जो आपने आंसर निकाला अकोमोडेशन का 60,000, इस वाले आंसर में हम प्लस कर देंगे, क्या प्लस कर देंगे, वैल्यू ऑफ फर्नीचर, जो अब कितना आएगा, क्योंकि फर्नीचर का कॉस्ट गिवन है और रेंट नहीं है तो हम क्या मानेंगे, ये ओन्ड फर्नीचर है। तो 1 लाख का 10%, 10,000 रुपए इसमें प्लस हो जाएगा एज वैल्यू ऑफ फर्नीचर। एक बार थोड़ा सा और इसको मैं सिस्टमेटिक कोशिश करता हूँ लिखने की, ताकि आपको ये जो लॉजिक है ये और अच्छे से समझ में आ जाए। डिस्कस करते हैं इसको। सो जस्ट यस, ये जो फर्स्ट स्टेप हमारा आया था, दिस इज वैल्यू ऑफ रेंट फ्री अनफर्निश्ड अकोमोडेशन, और अब हम इसमें प्लस करेंगे वैल्यू ऑफ फर्नीचर। तो जैसे हमने फर्स्ट केस का बात किया कि ये गवर्नमेंट एम्प्लॉई है और जो इसको फर्नीचर दिया गया उसकी कॉस्ट 1 लाख रुपये है, तो वैल्यू ऑफ फर्नीचर इस केस में आपका आएगा your value of furniture in this case is 10% of 1 lakh, it will become 10,000. अब सपोज सेकंड केस में ये भी विद फर्नीचर मान लेते हैं, विद फर्नीचर टेकन ऑन रेंट रुपीज 1,000 पर मंथ। सपोज ये फर्नीचर एम्प्लॉयर ने आपको रेंट पर लेकर दिया, सो इन दिस केस योर टैक्सेबिलिटी ऑफ फर्नीचर इज 1,000 मल्टीप्लाइड बाय 12 इक्वल टू 12,000। माने सिंपल रूल था, यदि फर्नीचर ओन्ड है तो कॉस्ट का 10% लेंगे, और अगर एम्प्लॉयर ने रेंट पर अरेंज करके दिया तो जो रेंट ऑफ फर्नीचर है वो लेंगे। और थोड़ा डिस्कस करते हैं इन थर्ड एग्जांपल। सपोज ये भी आपका विद फर्नीचर है एंड कॉस्ट रुपीज 1,20,000, सो वी विल टेक, कितना लेंगे, 1,20,000 का 10%, 12,000। अब सपोज कर लीजिए इस केस में आल्सो विथ फर्नीचर है ऑन रेंट 500 पर मंथ
कॉस्ट ऑफ फर्नीचर रुपीज 1 लाख। आप कितना लेंगे? अब ये क्योंकि रेंट पर लेकर दिया है फर्नीचर, तो कॉस्ट ऑफ फर्नीचर इज इररिलेवेंट फॉर अस, माने कॉस्ट को हमें तभी लेना है जब ये फर्नीचर ओन्ड है। तो ये जो इंफॉर्मेशन है ये आपको कंफ्यूज करने के लिए गिवन है। हम खाली क्या लेंगे 500 इंटू 12, क्योंकि रेंट वाले केस में हमें फर्नीचर की कॉस्ट से कोई भी कंसर्न नहीं है। ये आपको थोड़ा लेकर चलना है। आप इसको नील कर देते हैं, वी एज्यूम दैट नो फर्नीचर। एग्जाम्पल आपको क्लियर हो गया कि भाई पहले हमने निकाला वैल्यू ऑफ अकोमोडेशन, फिर उसमें प्लस किया वैल्यू ऑफ फर्नीचर, और अगर एनी रेंट चार्ज बाय एम्प्लॉयर तो हम उसको उसमें से माइनस कर देंगे। इसमें कोई कैलकुलेशन आपका नहीं है, क्योंकि जो भी एम्प्लॉयर ने आपसे रेंट चार्ज किया वो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन में आपको गिवन होगा। उसको लेस करते ही हमारे पास क्या आएगा, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ अकोमोडेशन। तो अभी हमने डिस्कस किया वैल्यू ऑफ अकोमोडेशन। आप इसको बड़े ध्यान से एक बार स्टडी कीजिए। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट परक्विजिट, और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। माने अगर क्वेश्चन सैलरी का आता है तो मोस्टली चांसेस इस परक्विजिट के आने के होते हैं। थैंक यू। अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।